नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में न केवल हम चैप्टर 10 से पूछे गए इंपॉर्टेंट सवालों को आपके साथ कवर करेंगे, बट उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस? ए, फैसिलिटेट चीपर मॉर्टगेज रेट्स। बी, प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर होम लोन बोरोवर्स। सी, प्रोटेक्ट वैल्यू ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। डी, इवेट इविक्शन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। सवाल है कि मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। आपको बता दें, मॉर्टगेज इंश्योरेंस का ही दूसरा नाम होता है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। इसमें जो भी व्यक्ति होम लोन लेता है घर खरीदने के लिए, तो उस समय उसके साथ जो है एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दे दिया जाता है। अब ये लाइफ इंश्योरेंस कवर की खास बात यह है कि ये डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस जैसा होता है कि शुरुआत में मान लेते हैं अगर होम लोन 25 लाख का है तो इनका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो भी 25 लाख का चलता है। आगे जाके जैसे जैसे वो इस लोन की किस्त भरते रहते हैं और मान लेते हैं इतनी किस्त भर ली कि अब बची हुई किस्त 10 लाख की रह गई हो और उस समय अगर डेथ होती है तो जो 10 लाख रुपए हैं कभी भी फैमिली से नहीं मांगा जाएगा, बल्कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है बैंक वालों को देके उसे सेटल या फिर क्लोज कर देगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी, प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर होम लोन बोरोवर्स। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस कैन बी कैटेगराइज अंडर। मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस को आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? ए, इंक्रीजिंग टर्म लाइफ एश्योरेंस। बी, डिक्रीजिंग टर्म लाइफ एश्योरेंस। सी, वेरिएबल लाइफ एश्योरेंस। डी, यूनिवर्सल लाइफ एश्योरेंस। तो एमआरआई को जो है आप डिक्रीजिंग टर्म लाइफ एश्योरेंस में मानेंगे। खास बात इसकी ये रहती है कि नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस की अपेक्षा इसके प्रीमियम्स थोड़े कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल टर्म लाइफ इंश्योरेंस में भले साल पहले पे डेथ हो या साल 50वें में डेथ हो, जो टर्म लाइफ का कवर देना होगा वो तो बड़ा अमाउंट होगा। वहीं पे यहाँ जो है डिक्रीजिंग होने के कारण धीरे धीरे इंश्योरेंस कंपनी का जो रिस्क एलिमेंट है वो कम होता चला जाता है कि वहीं पे अगर पहले ईयर पे डेथ होने पे 25 लाख रुपीज़ देने पड़ते हैं, अगर मान लेते हैं 15 साल बाद डेथ हुई तो केवल 5 लाख रुपीज़ देने पड़े। और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा वो जो है जो व्यक्ति पॉलिसी होल्डर होता है उसको देती है, उसको जो है कम प्रीमियम चार्ज करके। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द बिलो लॉसेस आर कवर्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस के अंदर कौन से लॉसेस कवर्ड हैं इनमें से? पहले कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। जब भी कोई बड़ी बिजनेस कंपनी अपने आप को लॉन्च करती है तो उसके साथ ही साथ कीमैन्स को डिक्लेयर करती है। अब ये कीमैन होते हैं, इनके सीईओ हो सकते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो सकते हैं और साथ में बड़े बड़े ऐसे अधिकारी जिनकी अगर असमय मृत्यु हो जाए तो कंपनी को बड़ा लॉस हो सकता है, उन्हें डिक्लेयर कर देती है और उनके नाम पे जो है इंश्योरेंस करा देती है किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो अगर कल इनकी असमय मृत्यु होती है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक बड़ा कवर इनको देती है। और आपको बता दें, ये जो कवर है ये फैमिली को नहीं मिलता है, ये मिलता है कंपनी को जिसको इन कीमैन के मरने के कारण लॉसेस होने वाले हैं। तो इस तरह के जो इंश्योरेंस होते हैं उसका कहीं ना कहीं इनके होने वाले लॉसेस को कंपनसेट करने में मदद मिलता है। वहीं पे कभी भी कंपनी को होने वाले एक्चुअल लॉसेस को कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती। जो भी अमाउंट पहले से डिसाइडेड होगा, मान लेते हैं 50 करोड़ रुपए का अमाउंट डिसाइडेड है किसी सीईओ की डेथ पे, तो वो अमाउंट को रिलीज़ किया जाएगा। हो सकता है कंपनी को एक्चुअल में 150 करोड़ रुपए का घाटा हुआ हो। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, प्रॉपर्टी थेफ्ट। बी, लॉसेस रिलेटेड टू एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन द की पर्सन इज अनेबल टू वर्क। सी, जनरल लायबिलिटी। डी, लॉसेस ड्यू टू एरर्स एंड मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉसेस रिलेटेड टू एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन द की पर्सन इज अनेबल टू वर्क। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, महेश रैन अ बिजनेस ऑन बोरोड कैपिटल। आफ्टर हिज सडन डिमाइज ऑल द क्रेडिटर्स आर गोइंग देयर बेस्ट विद द महेश एसेट। विच ऑफ द बिलो एसेट्स इज बियॉन्ड द रीच ऑफ क्रेडिटर्स। तो महेश जो है एक बिज़नेस चालू करते हैं लोगों से कर्ज लेके। अब जब उनकी डेथ हो जाती है तो जितने भी लोगों से उन्होंने कर्ज लिया है वो सब जो है महेश के एसेट के पीछे होते हैं। अब इनमें से कौन से ऐसे एसेट हैं जो कि कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता? ए, प्रॉपर्टी अंडर महेश नेम। बी, महेश बैंक अकाउंट। सी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज अंडर सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अगर किसी से कर्ज लिया है तो वो चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं।
आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज़ करके चाहे तो कोई बैंक जो है लोन का अमाउंट निकाल सकती है। वहीं पे बात अगर हो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की या कोई भी अन्य लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि MWP एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है, तो उसके आया हुआ जो क्लेम का अमाउंट है उस पर हक केवल बीवी और बच्चों का होता है। कभी भी कोई व्यक्ति जिससे आपने लोन लिया है उसको ये अमाउंट देने की आवश्यकता नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी इस तरह के ऑर्डर्स पास नहीं कर सकता जिसमें कि उस अमाउंट को आपको किसी और के साथ शेयर करना पड़े। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज अंडर सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज़ ट्रू विथ रिगार्ड्स टू MWP एक्ट केसेस। कि दो स्टेटमेंट दिए रखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है, ये पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 कहता है मैच्योरिटी क्लेम्स चेक्स आर पेड टू पॉलिसी होल्डर्स। स्टेटमेंट 2 कहता है मैच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू ट्रस्टीज़। तो दोस्तों, जब भी आप किसी को MWP एक्ट के तहत पॉलिसी देते हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक लिमिटेशन ये है कि जिस तरह से डेथ क्लेम पर हक जो है केवल बीवी और बच्चों को होता है, ठीक इसी तरह से मैच्योरिटी का जो क्लेम अमाउंट है उस पर भी हक सीधे बीवी और बच्चों को होता है। तो MWP एक्ट के तहत एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है और इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ होते हैं बीवी और बच्चे। तो मैच्योरिटी के क्लेम में जो अमाउंट आना होता है उसका चेक आपके पास नहीं आएगा बल्कि ट्रस्टीज़ के पास आएगा जो कि बीवी और बच्चे होते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डेफिनेटली स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। सवाल है, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट टू बोरोवर्स हु प्लेस देयर प्रॉपर्टी एज कोलैटरल बट लीविंग देम इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिसमें कि हम जब लोन लेते हैं तो हम उस प्रॉपर्टी में रह तो सकते हैं, भले ही उसकी कागजात जो हो बैंक में जमा हो, बट साथ ही साथ हम इसका इंटरेस्ट का अमाउंट देते रहते हैं। तो ये तो कोई भी होम लोन या प्रॉपर्टी लोन हो गया। तो प्रॉपर्टी लोन या होम लोन का ही दूसरा नाम क्या होता है? ए सिक्योरिटी, बी मॉर्टगेज, सी यूशरी, डी हाइपोथिकेशन। तो उसका करेक्ट आंसर है बी मॉर्टगेज। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द बिलो पॉलिसी कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू होम लोन बोरोवर्स। ये जो सवाल है आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो अगर आपको सवालों को थोड़ा टेढ़ा करके भी पूछा जाए तो आप जवाब दे पाएंगे। अब बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कि होम लोन बोरोवर्स को प्रोटेक्शन देती है? ए लाइफ इंश्योरेंस, बी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, सी मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, डी जनरल इंश्योरेंस। मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब दे पाए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है सी मॉर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। दोस्तों, आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द हम सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं ताकि आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकें। तब तक इन मॉक टेस्ट वीडियोस की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को चालू रखें। इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने आपको कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।